नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सबको पता होगा कि अभी हाल ही में इंडियन नेवी की तरफ से अपनी विशाखापट्टनम क्लास की पहली डिस्ट्रॉयर को इंडक्ट किया गया है और अभी एक दो दिन पहले इससे ब्रह्मोस मिसाइल को भी फायर किया गया था और अभी इसी क्लास की बाकी 3 वेसल्स को भी आगे चल के नेवी में 2025 तक इंडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी से ही इंडियन नेवी की तरफ से विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर्स के बाद इससे भी और खतरनाक डिस्ट्रॉयर्स को डेवलप करने का प्लान बनाया गया है, जिनकी डिस्प्लेसमेंट लगभग 13,000 टन तक होने वाली है और ये साइज में चाइनीज टाइप 55 क्लास की डिस्ट्रॉयर्स को मैच कर पाएंगे। फिलहाल इसको डेवलप करने के लिए 2021 की जून या जुलाई से ही प्रपोजल दिया गया था और अभी इसके लिए कंप्लीट नए डिजाइन को भी तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर होने वाला है। अब इस बार भारत प्रोजेक्ट 18 के अंदर जिन मैसिव डिस्ट्रॉयर्स को बनाने वाला है, उसके अंदर 6 डिस्ट्रॉयर्स को बनाने का फैसला किया गया और इसमें अभी कम से कम 50,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करने का फैसला किया गया है और इसमें अभी लगभग 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इन डिस्ट्रॉयर्स की एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन अभी तक पब्लिक या फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें बड़े और हेवी साइज के मिसाइल्स और लेजर वेपन को आगे चल के इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिसके लिए अभी डीआरडीओ की तरफ से एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी डेवलप किया जा रहा है और प्लान के मुताबिक इस क्लास की वॉरशिप्स को विशाखापट्टनम क्लास की डिस्ट्रॉयर्स की डिलीवरी कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया जाएगा और 2026 तक इस क्लास की पहली वेसल की कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद 2032 में इंडियन नेवी में P-18 क्लास की पहली डिस्ट्रॉयर को इंडक्ट किया जाएगा। ये डिस्ट्रॉयर्स इंडियन नेवी के अब तक के सबसे खतरनाक वॉरशिप्स होने वाले हैं और अभी तक चाइना के पास ऐसी कोई भी वॉरशिप्स मौजूद नहीं जो कि इनको काउंटर कर पाएगा और एक बार इनको नेवी में शामिल कर दिया गया तो उसके बाद ये चाइनीज नेवी के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी एडवांटेजेस को हमको प्रोवाइड करने वाले हैं। इनको पावर करने के लिए अभी एक इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम की तलाश किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसके लिए मैसिव पावर की जरूरत पड़ने वाली है और इसमें अभी लगभग 50 किलोवाट की एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि दुश्मन की तरफ से फायर किए गए मिसाइल को काउंटर कर पाएगा। इसके अलावा इसमें मौजूद डायरेक्ट एनर्जी वेपन को आगे चल के हायर पावर स्टैंडर्ड में अपग्रेड भी किया जा सकेगा। इसके अलावा इसमें कन्वेंशनल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की जगह पर यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी और इसमें एक लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया जाएगा और प्लान के मुताबिक इसमें नेवल XRSAM को स्टैंडर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर डिप्लॉय किया जाएगा। इसके अलावा इसमें मेन एंटीशिप मिसाइल या लैंड अटैक वेपन के तौर पर इसमें LRLACM को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसको अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि कम से कम 1000 से 1500 किलोमीटर स्ट्राइक कर पाएंगे। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। आप सब कई सालों से सुनते आ रहे होंगे कि भारत की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और ऐसे कई देश है जो कि इसको एक्वायर करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो कौन सा देश होने वाला है जो कि सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से एक्वायर करने वाला और ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर बनने वाला है। अभी जो लोग मुझे ट्विटर में फॉलो करते हैं उनको ये बात पहले से पता चल चुका होगा कि वो कौन सा देश है जो कि ब्रह्मोस का पहला एक्सपोर्ट कस्टमर होने वाला है। अगर डिटेल में जाए तो फिलीपींस की तरफ से पिछले साल भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को हासिल करने के लिए बातचीत करना शुरू किया गया था और फिलीपींस जल्दी इन सिस्टम को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर कल फिलीपींस की गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस को इशू किया गया था और वो अभी फाइनली ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने वाला है। फिलीपींस की तरफ से अभी ब्रह्मोस मिसाइल की शोर वेस्ट वेरिएंट को खरीदने का फैसला किया गया है, जिसके लिए अभी फिलीपींस की तरफ से लगभग $375 मिलियन को एलोकेट किया जाएगा। इसके लिए फिलीपींस की तरफ से ब्रह्मोस एरोस्पेस को सिक्योरिटी गारंटी को भी डिपॉजिट करने के लिए कहा गया है और जो ऑफिशियल डील होने वाली उसको अगले हफ्ते साइन करने की बात की गई है। अभी फिलीपींस की तरफ से अपने नेवी के लिए इन ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर किया जा रहा है और वो अभी ब्रह्मोस की 2 बैटरीज को अपने नेवी में इंडक्ट करने वाले हैं। अब फिलीपींस की बात करें तो वो मेनली इन मिसाइल्स को चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, फिर डिप्लॉय करने वाले हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर चाइना के साथ फिलीपींस का मैरिटाइम डिस्प्यूट चलता रहता है और फिलीपींस की नेवी के पास इतने ताकत नहीं है कि वो सीधे तौर पर चाइनीज नेवी का सामना कर पाएंगे। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल कुछ हद तक उनको चाइनीज वॉरशिप्स को काउंटर करने में मदद करने वाले हैं और चाइनीज नेवी की वॉरशिप्स को फिलीपींस पर हमला करने से पहले ब्रह्मोस मिसाइल का डर जरूर रहने वाला है, क्योंकि अगर किसी भी छोटे वेसल में एक भी ब्रह्मोस मिसाइल हिट करता है तो
वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है और किसी बड़े वॉरशिप्स को डुबाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की 2 यूनिट ही काफी होते हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। एएनआई की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी जापान की नेवी के साथ या जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज को किया जा रहा है। इसके बारे में बताते हुए नेवी की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल में इसको एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज कहा गया है। इसे अभी बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया जा रहा है और इसे कल से शुरू किया गया था। इसमें इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस कदमत और आईएनएस सिवलिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि जापान की तरफ से उरागा और हिराड़ी नाम की 2 वॉरशिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के दौरान मोस्टली टैक्टिकल नेवल मैन्यूवर्स और वाइड रेंज की फाइल और हेलीवन ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के बारे में और ज़्यादा डिटेल फिलहाल के लिए नेवी की तरफ से पब्लिक नहीं किया गया था, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन ओशन रीजन में और बे ऑफ बंगाल रीजन में लगभग सभी फ्रेंडली नेशन के साथ मल्टीपल नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। और इसी दौरान रशियन नेवी की वॉरशिप्स भी भारत के गश्त पर आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए रशियन नेवी के साथ कोई जॉइंट एक्सरसाइज होने वाली है, ऐसे खबर अभी नेवी की तरफ से नहीं दिया गया है। अगला अपडेट डिफेंस इंपोर्ट को लेके है। अब जैसे कि भारत दुनिया का 4था मिलिट्री पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आज भी हमारी मैक्सिमम डिफेंस नीड्स को इंपोर्ट करके ही पूरा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारी डिफेंस इंपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगा है और हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम अभी इंडिजिनस सिस्टम को अपने फोर्सेस में धीरे धीरे शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बढ़ावा देने के लिए कई बार गवर्नमेंट की तरफ से बीच बीच में कई डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट पर बैन भी लगा दिया जाता है, ताकि हम सीधे तौर पर हमारे इंडिजिनस सिस्टम को इंडक्ट कर पाएंगे और हमारी इंडिजिनस सिस्टम को फोर्सेस में शामिल कर पाएंगे। अभी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और डिफेंस इक्विपमेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगाया जा सकता है। और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया जा रहा है कि नेक्स्ट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में 3 मेजर डिफेंस इक्विपमेंट की इंपोर्ट पर यहाँ पे पाबंदी लगाई जा सकती है, जिसके लिए डिस्कशन किया जा रहा था। और अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा बताया गया कि अभी इंडियन आर्मी की तरफ से QRSAM को इंडक्ट करने का प्लान किया गया था और अभी इसके अंदर खरीदे जाने वाले किसी भी सिस्टम को बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर हासिल करने का फैसला किया गया है। यानी कि अभी क्विक रिएक्शन सर्फेस मिसाइल सिस्टम के तौर पर सिर्फ DRDO के द्वारा डेवलप किए गए QRSAM को इंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा आर्मी की तरफ से अभी ऑल टर्न व्हीकल को भी खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसको बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर अभी डाल दिया गया। यानी कि अभी सिर्फ इंडियन कंपनियों के द्वारा डेवलप किए गए और मैन्युफैक्चर किए गए व्हीकल को ही खरीदा जा सकता है। पहले इस टेंडर को बाय ग्लोबल कैटेगरी के अंदर फ्लोट किया गया था और इसके अंदर करीब 18 व्हीकल को खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इस टेंडर में थोड़े बदलाव कर दिए गए। इसके बाद आगे चल के इंडियन आर्मी की नई मशीन गन को भी एक्वायर करने के लिए सेम कंडीशन को लगाया जाने वाला है। लेकिन इसके अलावा कई और डिफेंस इक्विपमेंट भी मौजूद है जो कि हमें इमरजेंसी बेसिस पर जरूरत है, तो इनको फिलहाल के लिए इम्पोर्ट करने पर पाबंदी लगाया नहीं जाएगा। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर है। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फिलहाल के लिए चाइना के साथ हुई 14th राउंड की बॉर्डर मीटिंग कोई नतीजा सामने नहीं आया है और इसके बाद हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरावने ने बताया था कि भले ही चाइना के साथ अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिस्प्यूट चल रहा है और हम डिसएंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही भारत की तरफ से अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयारी किया जा रहा है और अगर हमें जंग करने के लिए मजबूर किया गया तो नॉर्दर्न बॉर्डर में होने वाली कोई भी जंग को इंडियन आर्मी जीतने वाली है। इसके बाद अभी चाइना की तरफ से उनकी स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए बताया जा रहा है कि भारत के आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है और इसको चाइना की तरफ से क्रिटिसाइज करते हुए अनकंस्ट्रक्टिव कमेंट कहा गया। चाइना के मुताबिक वो अपने तरफ से भारत के साथ चल रहे किसी भी मतभेद को बातचीत के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से अगर ऐसे स्टेटमेंट दिया जाएगा तो ये पीस टॉक में बाधा डाल सकता है। ऊपर से इस बात पर अभी रिएक्ट करते हुए यूएस की तरफ से और यूके की तरफ से चाइना को क्रिटिसाइज किया गया और उसको वार्निंग भी दिया गया और यूएस के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी ये जो अपनी नई बाउंड्री लॉ को इशू किया गया था और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना जो कर रहा है, आगे चल के भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ने वाला है और यूएस की तरफ से चाइनीज हरकतों के ऊपर अभी क्लोज नजर रखा जा रहा है और पहली बार यूएस की तरफ से खुलकर इस मामले में भारत का समर्थन करने की बात भी की गई है। अगला अपडेट चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से और अभी अगर पूरे दुनिया भर में मौजूद सबसे अनप्रोफेशनल आर्मी की बात करें तो सबसे पहले चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी का नाम आने वाला है, क्योंकि पिछले कई सालों से आपने देखा होगा इनकी लड़ाई करने के तौर तरीके कैसे हैं। ना तो ये बॉर्डर के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते और ना ही एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह पेश आते हैं।
भारत के साथ चाइना के जितने भी फेस ऑफ हुए हैं उन सब में चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया गया था। और पिछली बार गलवान में वो लोग अजीब अजीब अनकन्वेंशनल वेपन का इस्तेमाल करके अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कांटेदार लकड़ी के साथ साथ और कुछ चाइनीज ओरिजिन ओल्ड मार्शल आर्ट के वेपन थे। अभी की बात करें तो अभी चाइना की तरफ से सेम टैक्टिक्स को अलग अलग देशों के साथ भी अप्लाई करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी वियतनाम के साथ भी वैसा ही कुछ बर्ताव किया गया है। और लियान नाम की एक ट्विटर आईडी में शेयर किए गए कुछ वीडियोज में देखा गया कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से वियतनाम के कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर और अनआर्म्ड सिविलियन के ऊपर भी पत्थर वगैरह फेंका जा रहा था और साथ ही वो उनके ऊपर हमला कर रहे थे। और ओब्वियस सी बात थी कि चाइनीज क्लेम के मुताबिक वो इलाका चाइना का था, लेकिन वहां पर वियतनाम के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे वो काम कर रहे थे और वहां से उनको भगाने के लिए पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से उनके ऊपर पत्थर फेंका गया था, जो कि वो हर बार करते रहते हैं। और ये किस्सा लगभग चाइना का अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ चलता रहता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।